और एक बार फिर से स्वागत है आपका टीचर्स अकेडमी पे। आज की सीरीज़ में हम लोग मध्यकालीन भारत का इतिहास शुरू करेंगे। अब तक हम लोगों ने मॉडर्न इंडिया पढ़ लिया, प्राचीन भारत पढ़ लिया। अब आज का हम लोग जो सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है मध्यकालीन भारत। इसमें हम लोग मुख्यतः क्या क्या पढ़ेंगे उसके बारे में समझें तो हम मध्यकालीन भारत में मुख्यतः सल्तनत पीरियड और मुग़ल पीरियड को समझेंगे। जैसे पहले सल्तनत आया, सल्तनत में कौन कौन से राजवंश आए, जैसे गुलाम वंश हुआ, फिर खिलजी आए, फिर तुगलक आए, फिर लोधी सैयद वंश आया, फिर आपका लोधी वंश आया। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लोधी में जो इब्राहिम लोधी था उसको किस तरीके से बाबर ने हमला करके उसको हराया, फिर किस तरीके से फिर बाद में बाबर आए, फिर हुमायूं, फिर अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, फिर पूरा मुग़ल पीरियड। तो इस दो भागों में हमने मध्यकालीन भारत को बांट के पढ़ेंगे। पहला सल्तनत पीरियड, दूसरा है आपका मुग़ल पीरियड। लेकिन ये सब पीरियड को पढ़ने से पहले हम अगर पहली क्लास में डिस्कस करें तो क्या पढ़ेंगे कि सल्तनत टाइम में पूरा टाइम पीरियड मुसलमानों का शासन रहा है। क्योंकि क्या भारत में जो मुस्लिम आक्रमण हुए या भारत में जो सल्तनत की स्थापना हुई वो भारत के ही मूल निवासी थे या किसी दूसरे देश से आए। इनके बारे में अगर हम देखें तो भारत में जो मध्यकालीन भारत की इतिहास की शुरुआत होती है उसमें भारत में मुस्लिम आक्रमणों से शुरुआत की गई है। जैसे मध्यकालीन भारत में दो तरीके के मुस्लिम आक्रमण हुए, एक अरबी मुस्लिम आक्रमण हुए और दूसरे तुर्की मुसलमानों ने आक्रमण किए। तो अगर पूछा जाता है एग्जाम में भारत में आक्रमण करने वाला प्रथम अरबी मुसलमान कौन था तो उसका आंसर अलग होगा, मोहम्मद बिन कासिम। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में सफल प्रथम अरबी मतलब तुर्की आक्रमण करने वाला शासक कौन है तो आपका महमूद गजनवी। अगर अरबी शासक पूछा जाए तो मोहम्मद बिन कासिम, अगर तुर्की पूछा जाए तो आपका महमूद गजनवी। तो ठीक है, हम थोड़ा सा इनकी क्लास के बारे में बेसिक पढ़ेंगे, फिर कल की क्लास में हम प्रॉपर गुलाम वंश के बारे में स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मध्यकालीन भारत का जो टाइम पीरियड है इसमें दो तरीके के अटैक होते हैं भारत में, एक मुस्लिम अरबी मुस्लिम आक्रमण होते हैं, दूसरा है आपका तुर्की मुस्लिम आक्रमण। ठीक है, इन दो भागों में मुसलमानों के आक्रमण को हम लोग समझेंगे। पहले अरबियों ने आक्रमण किया, फिर आपके तुर्कियों ने आक्रमण किया। अगर आपसे पूछा जाए पहला अरबी आक्रमण भारत में कब हुआ तो 712 ईस्वी में, सॉरी 712 में है। आपके कौन आते हैं, मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम भारत में आक्रमण करने वाला पहला अरबी मुस्लिम शासक था, आक्रमणकर्ता। ये पॉइंट आपको याद रखना है कि मोहम्मद बिन कासिम भारत में आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम शासक है, या आक्रांता बोलेंगे, मतलब आक्रांता मतलब जिसने अटैक किया। तो 712 में आपके मोहम्मद बिन कासिम करते हैं। अब थोड़ा सा इनके बारे में स्टडी करें कि क्या परिस्थितियाँ थी उस समय अरब में, इराक में किसका शासन था, क्या कहानी थी। तो आपको इसका तात्कालिक रीज़न पूछा जाए क्या युद्ध के रीज़न क्या थे तो एक्चुअली वैसे तो सिंपल सा रीज़न है कि लूट खसोट मचाना, धन लूटना, धर्म का प्रचार करना। एक रीज़न किसी देश के ऊपर अटैक करने का उस समय की सिचुएशन के हिसाब से क्या था रीज़न कि हम दूसरे देश से चीज़ें लूट के अपने देश लाएं और अपने धर्म को फैलाएं। सिंपल सा रीज़न है। लेकिन इसका एक तात्कालिक रीज़न कारण बन के आया, हुआ क्या, इराक का एक समुद्री जहाज था जिसको सिंध प्रांत के देवल बंदरगाह पे समुद्री लुटेरों के द्वारा लूट लिया जाता है। कहानी समझिए थोड़ा सा कि क्या हो रहा है। इराक का एक समुद्री जहाज है इराक का, जिसको भारत के जो सिंध वाला एरिया है, सिंध प्रांत में एक देवल बंदरगाह पड़ता है, वहाँ के समुद्री लुटेरों के द्वारा उसको लूटा गया। अब जब लूटा गया तो ये बात जब इराक के शासक अल हज्जाम को पता चलती है तो वो गुस्सा होता है और देवल के शासक से, दाहिर होता है इसमें भारत का शासन देवल का, उससे बदला लेने के लिए अपने यहाँ से 3 सेना नायकों को भेजते हैं। ठीक है, समझिए। तो 2 को तो दाहिर हरा देता है
लेकिन जो मोहम्मद बिन कासिम है वो दाहिर को मार के या बंदी बना देता है, युद्ध में हरा के सिंध प्रांत पे कब्जा कर लेता है। तो पूछा गया भारत में पहला सफल अरबी आक्रमण किसने किया? मोहम्मद बिन कासिम ने। ठीक है, अब इसके आगे की कहानी अगर हम पढ़ें तो मोहम्मद बिन कासिम ने जब अटैक किया तो क्या हुआ, तात्कालिक कारण क्या बना आपका? ये जो आपका इराक का समुद्री जहाज था, समुद्री जहाज को, इराक का जहाज है बेटा ये, समुद्री जहाज को देवल बंदरगाह पे लूटा जाना। देवल बंदरगाह पे किसके द्वारा लूटा गया? समुद्री लुटेरों के द्वारा। समुद्री लुटेरों के द्वारा। ठीक है, इतना क्लियर है। समुद्री लुटेरों के द्वारा जब इसको लूटा गया तब मीर कासिम यहाँ पे अटैक करने आते हैं। मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद बिन कासिम आता है अटैक करने। तो वो देवल का शासन, इस शासक कौन है सिंध में? सिंध का शासक है दाहिर। दाहिर को मोहम्मद बिन कासिम हरा देता है। ठीक है, यहां तक ठीक है, और सिंध पे कब्जा कर लेता है, पर कब्जा। यहाँ तक की कहानी क्लियर है कि भैया वो आया, अटैक किया, कब्जा करके चला गया। लेकिन कुछ कहानियां मिलती है जिसके बारे में पता चलता है कि इसने और भी अटैक किया। बाद में जब ये वापस जाता है तो दाहिर की 2 बेटियों को लेके चला जाता है साथ में। हालांकि ये लोग मुसलमान हैं, लेकिन इनके ऊपर हुकूमत किसकी है? बगदाद के खलीफा की। एक मुसलमानी पद है जिसको, धार्मिक पद है जिसके नियमों को, कानूनों को सभी मुसलमान देश के लोग मानते हैं, शासक सभी मानते हैं। तो जब ये खबर बगदाद के खलीफा को ये दोनों लोग लड़कियां जब लेके जाता है तो उनको शिकायत करती है कि इस तरीके से हमें बंदी बनाया गया है। तो कहा जाता है कि बाद में मीर कासिम को वापस बुला लिया जाता है और सजा मृत्युदंड दे दी जाती है। वो एक कहानी है, पता नहीं मतलब सच है क्या है, ये फैक्ट मिलते हैं कि इस तरीके से इसकी मृत्यु हुई। लेकिन बात यह है कि जब सिंध पे ये मोहम्मद बिन कासिम था तो उसने क्या क्या किया? तो इसके द्वारा एक प्रथा चलाई गई, सॉरी जजिया कर लगाया गया। जजिया कर की शुरुआत। पूछा जाता है क्वेश्चन आपसे कि भारत में जजिया कर की शुरुआत सबसे पहले किसने की? कहां पे की है बेटा? ये सिंध प्रांत में। सिंध प्रांत में जजिया कर लगाने वाला पहला शासक कौन है? मोहम्मद बिन कासिम। याद रखेंगे। पूछा जाता है भारत में सर्वप्रथम सिंध प्रांत में जजिया कर किसके द्वारा लगाया गया? सिंपल क्वेश्चन है, आंसर है मोहम्मद बिन कासिम। अब पूछा जाता है कि जजिया है क्या? अगर आप लोग पढ़े होंगे कि जजिया क्या था। जजिया एक क्या था भाई बेटा? एक धार्मिक कर था। तो हम यहाँ लिख देते हैं जजिया क्या है? एक ये धार्मिक कर है। धार्मिक कर है। और ये किस पे लग रहा है? गैर मुसलमानों पे, गैर मुस्लिम आबादी पे, आबादी पर। ठीक है, ये समझ में आया क्या होता था? धार्मिक कर और गैर मुस्लिम आबादी पे ही क्यों लग रहा है और ये किस किस लोगों पे लगता था, बाद में क्या हुआ? अगर इनके बारे में हम समझें तो देखेंगे कि गैर मुस्लिम आबादी का मतलब क्या है? धार्मिक कर है। ये मुस्लिम बहुल देश प्रांत बना लिया इन्होंने सिंध को, और इनका मानना है कि अगर हम मुस्लिम शासक है तो यहाँ की प्रजा को मुस्लिम धर्म को मानना चाहिए। लेकिन अगर इस मुस्लिम प्रांत में कोई हिंदू है, जो हिंदू है जो भी है, वो अगर मुसलमान धर्म को नहीं मान रहा है तो उसको अपने धर्म की रक्षा के लिए एक धार्मिक कर देना पड़ेगा, जिसको कहा गया जजिया। तो जजिया क्या है? एक गैर मुसलमानों पे लगने वाला एक प्रकार का धार्मिक कर है। ये हमेशा हिंदुओं पे या अन्य लोगों पे लगता था। यहाँ तक ठीक है। लेकिन इस समय जो ये जजिया लग रहा है ये ब्राह्मणों पे नहीं लगता था, क्योंकि ब्राह्मणों के लिए छूट थी जजिया की। बाद में जब आप
पढ़ेंगे जाके तुगलक वंश में, तब देखेंगे कि फिरोज शाह तुगलक एक ऐसा शासक बना भारतीय इतिहास का जिसने ब्राह्मणों पे भी जजिया कर लगाया। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि ब्राह्मणों पे भी जजिया लगाने वाला शासक कौन है आपका बेटा? फिरोज शाह तुगलक। अगर पूछा जाए सबसे पहले जजिया किसने लगाया है आपका, तो सबसे पहले जजिया आपने लगाया है आपके सिंध प्रांत में आपके मोहम्मद बिन कासिम ने। ये तो क्वेश्चन हो गया। अब पूछा जाता है कि भारत में अरबी आक्रमण की देन क्या है। अब कोई आया है तो कुछ तो दे के जाएगा भाई, अपना कल्चर दे के जाएगा, अपनी संस्कृति देखा जाएगा, अपना साहित्य दे के जाएगा, कुछ तो इम्पैक्ट छोड़ के जाएगा ना। जैसे अंग्रेज भारत में आए तो कितना सारा इम्पैक्ट छोड़ गए, पाश्चात्य संस्कृति को छोड़ के गए, अंग्रेजी शिक्षा छोड़ के गए, है ना, क्या क्या उनका कल्चर छोड़ के गए। तो एडॉप्ट करने की तो आदत होती है ना लोगों की। जब कोई आता है तो कुछ छोड़ के जा रहा है, तो उस छोड़ी हुई चीज़ों के बारे में अगर हम जानें तो बोला जाता है कि अरबी मुसलमानों की ही देन है कि भारत में ऊँट पालन की प्रथा प्रारंभ हुई। मतलब भारत में पहले ऊँट की नहीं थे, ऊँट का प्रचलन नहीं था, लेकिन ऊँट का पालन होने की जो प्रथा है उसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई? अरबी मुसलमानों के द्वारा। बताया जाता है कि इन्हीं की देन है कि भारत में खजूर की खेती का प्रारंभ होना। खजूर की खेती किसके द्वारा प्रारंभ की गई? अरबी मुसलमानों की देन। बोला गया दिरहम शुरुआत किया गया। कुछ चीज़ें ऐसे, यहाँ का साहित्य एक दूसरे पे ट्रांसफ़र किया गया। इनके कुछ एक इतिहासकारों ने भारतीय साहित्य को अरबी भाषा में ट्रांसफ़र किया, बहुत सारी चीज़ें लिखी गई। तो हमें इस एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बस इतना समझना है, भारत में पहला अरबी मुस्लिम आक्रमण किसने किया? मोहम्मद बिन कासिम ने दाहिर पे किया था। ये सिंध प्रांत के सिंध प्रांत में का राजा था दाहिर, उस पर अटैक किया। रीज़न मैंने बता दिया, वो पूछा नहीं जाएगा, बस इतना क्लियर है। अब इसके बाद की कहानी क्या है कि भारत में ये हो गया अल्पतगीन। हाँ, इसके बाद क्या होता है भारत में आपके अरबी ख़त्म। अब मुसलमानों के तुर्की वाली जो शाखा है, तुर्क के मुसलमान भारत पर अटैक करते हैं। तो तुर्क के मुसलमानों में आप लोग जानते हैं महमूद गजनवी का तो नाम सब जानते हैं। महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया, कहा जाता है 17 बार भारत पर आक्रमण किया। तो उससे पहले की अगर कहानी समझें कि महमूद गजनवी का जो गजनी वंश की स्थापना कैसे हुई, कहाँ की गई, थोड़ा सा हिस्ट्री चले बैक करके देखें तो जानेंगे कि 963 ईस्वी में अल्पतगीन नामक एक सरदार ने कहाँ पे? गजनी, अफगानिस्तान में गजनी वंश की स्थापना की। गजनी साम्राज्य की स्थापना की। तो बस पहले याद रखना है कि गजनी वंश की संस्थापक कौन है? अल्पतगीन। फिर उसके बाद उसका गुलाम दामाद रहता है सुबुक्तगीन, वो इसकी सत्ता संभालता है। इसके टाइम पे भी भारत के सिंध के ऊपर वाले हिस्से में अटैक करता है। लेकिन अगर पूछा जाए भारत में पहला अटैक, सफल अटैक किसका माना गया? महमूद गजनवी का। तो ये महमूद गजनवी इसका बेटा है सुबुक्तगीन का, ये शासन करता है। फिर इसकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद गजनी का शासक आपका गजनी का शासक महमूद गजनवी बनता है। इतना क्लियर है। जब ये सत्ता में आता है महमूद गजनवी, तो बोला गया है क्वेश्चन कि बगदाद के खलीफा, जो बगदाद मैंने बताया ना धार्मिक पद है, बगदाद का खलीफा के द्वारा इसको यामीन उल दौला की उपाधि दी जाती है। तो पूछा गया है क्वेश्चन कि महमूद गजनवी को यामीन उल दौला की उपाधि से सम्मानित किसने किया? बगदाद के खलीफा ने। ठीक है। फिर इसके बाद भारत पर अटैक करते, वो कहानी हम आगे स्टार्ट करेंगे। लेकिन इसके कुछ उपनाम भी जाने जाते हैं, जैसे कि इसको बोला गया बुत सिकन की उपाधि धारण किया, लोग इसको बुत सिकन बोलते थे। बुत सिकन का अर्थ होता है मूर्तियों को तोड़ने वाला, मूर्ति भंजक। क्या बोलेंगे बेटा? मूर्ति भंजक या मूर्तियों को तोड़ने वाला। मतलब ये जहां भी जा रहा है, अटैक कर रहा है, वहां मूर्तियों को तहस नहस करते हुए चला जा रहा है। मतलब इसने भारत में जितने भी अटैक किए, मंदिरों को सब मूर्तियां तोड़ता हुए जाता था, सबको खत्म करते हुए जाता था। तो बोला गया इसको बुत सिकन बोला गया। इसको गाजी की उपाधि भी थी, इसकी एक उपाधि इसकी गाजी। ये चीजें याद रहेंगी। भारत में प्रथम तुर्की सफल आक्रमण किसके द्वारा किया गया है? महमूद गजनवी के द्वारा, जिसको बुत सिकन कहा जाता था। उसको बगदाद के खलीफा से यामीन उद दौला की उपाधि दी गई।
ये हो गया। अब इसके बारे आक्रमणों के बारे में एक इतिहासकार है हेनरी इलियट, इन्होंने कहा कि इसने भारत में कुल 17 बार आक्रमण किया। पूछा गया है क्वेश्चन कि कितने बार आक्रमण किया बेटा? 17 बार, 17 बार आक्रमण किया। इन आक्रमणों में पहले का इंपॉर्टेंट है, पहला आक्रमण कौन सा था, या फिर सोमनाथ का जो शिव मंदिर था उस पर आक्रमण किया, या कब मृत्यु हुई, कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है। हम लोग सल्तनत को पढ़ेंगे, लेकिन ये पीछे की कहानी है जहां से क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो हम इसको छोड़ नहीं सकते। आप लोग सोचेंगे, हो सकता है कि सोच रहे हो मैम क्या पढ़ा रही है, लेकिन ये सारी चीजें एक कड़ी है। जैसे माला होती है ना, एक एक मोती पिरोया जाता है ना धागे में, तब माला बनती है। अगर एक मोती भी निकल जाए तो माला ढीली हो जाएगी ना, अव्यवस्थित हो जाएगी। उसी तरीके से अगर हिस्ट्री में मैं इन चीज़ों को नहीं पढ़ाऊंगी तो मध्यकालीन इतिहास को समझने में दिक्कतें आएंगी, फिर रटने वाली चीज़ हो जाएगी ना कि बस हाँ गुलाम वंश इल्तुतमिश कहानी स्टार्ट। लेकिन कहाँ से ये लोग चीज़ें आ रही हैं, इनको भी तो जानना जरूरी है। 2 क्लास एक्स्ट्रा होंगी लेकिन आपको प्रॉपर जानकारी तो पता चल रही है। तो वही है, महमूद गजनबी भारत में आ रहे हैं। आपके इनके हेनरी इलियट के अनुसार इन्होंने 17 बार आक्रमण किया। फिर बोला गया कि भारत में पहला सफल आक्रमण महमूद गजनबी का कौन सा था, पूछा जाता है एग्जाम में। तो उसने 1001 ईस्वी में हिंदुशाही राजा थे जयपाल पे आक्रमण किया। जो बेहिंद पेशावर में जिनका नियंत्रण था उनके ऊपर आक्रमण करते हैं जयपाल पे। जयपाल युद्ध में पराजित होते हैं और बेचारे क्या कर लेते हैं बेटा? आत्महत्या कर लेते हैं। बाद में इनका बेटा सत्ता में आता है, वो शासन करता है। तो कुछ कुछ आक्रमण इंपॉर्टेंट है जो हम लोग पढ़ेंगे। तो पहला आक्रमण पूछा जाता है आपसे, महमूद गजनबी का पहला सफल आक्रमण है भारत में हिंदुशाही राजा जयपाल पे अटैक करना, जिसके बाद वो जयपाल आत्महत्या कर ले रहे हैं। फिर आपका एक आक्रमण इंपॉर्टेंट है 1014 ईस्वी में थानेश्वर जो हरियाणा में है, वहाँ के चक्र स्वामी मंदिर जो कृष्ण भगवान का मंदिर है, कृष्ण मंदिर है ये, इस पे भी अटैक करता है और मंदिर को तोड़ देता है। याद रखेंगे, पूछा जाता है कभी कभार थानेश्वर के चक्र स्वामी मंदिर पे अटैक कब किया गजनबी ने? 1014 ईस्वी में। उसके बाद इसका एक सफल एक और आक्रमण इंपॉर्टेंट है 1920 के बीच में इसने कालिंजर पे अटैक करता है, जिसमें विद्याधर चंदेल शासक को कड़ी टक्कर देता है। हालांकि हार जाता है विद्याधर, लेकिन बहुत कड़ी टक्कर दी गई। इसके बाद इंपॉर्टेंट है एक आपका कि 1025 का बहुत इंपॉर्टेंट आक्रमण है। कई बार पूछा गया है कि आक्रमण ये आपसे एग्जाम में कि सोमनाथ पे हमला जब गजनबी ने किया भारत पे, तो पहली बार तो कौन शासक था वहाँ का सोमनाथ में, ये पूछा गया है। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से नंबर का अटैक था। कुल 17 अटैक बताए गए ना गजनबी के, तो पूछा जाता है कि सोमनाथ पे गजनबी का हमला उसके कौन से नंबर का हमला था। तो याद रखेंगे 16वें नंबर का आक्रमण था भारत में गजनबी का, ये 16वें नंबर का आक्रमण था सोमनाथ का शिव मंदिर। तो और ये क्वेश्चन एक तैयार हुआ सोमनाथ का शिव मंदिर। फिर पूछा जाता है उस समय सोमनाथ में जब शिव मंदिर था अटैक किया उस समय किसका शासन था? तो चालुक्य के शासक भीम प्रथम का वहां शासन था। ठीक है, यहां से बोला गया कम से कम उसने लगभग 2 करोड़ दिरहम 2 करोड़ दिरहम के करीब पैसा लेके जाता है, इतना रिच था सोमनाथ। एक्चुअली क्या था मध्यकालीन भारत से पहले, अगर प्राचीन भारत के बारे में हम समझें तो क्या था, एक मंदिर व्यवस्था चलती थी। मंदिर क्या होते थे? एक बैंक टाइप के होते थे, जैसे आज की बैंकें हैं उस तरीके से पूरे नगर का अगर राजस्व कहीं एकत्र हो रहा है राजा के अलावा तो मंदिरों में होता था। मंदिर एक खजाना बोला जाता था, खजाना घर बोल। जैसे आपने देखा होगा आज की डेट में कभी कभी पुराने मंदिरों के ताले खोले जाते हैं तो कहते हैं उनकी कोठरियों में इतना सोना भरा है, इतना सोना बोला जाता है ना कि काल कोठरियों में बहुत सारा सोना मिलता है मंदिरों में। तो क्या पहले मंदिरों में बहुत ज़्यादा संख्या में लोग दान करते थे, एक राजस्व का एक हिस्सा प्रॉपर जाता था मंदिरों में। तो कहा जाता है इतना उसने लूटा कि कम से कम वो 2 करोड़ दिरहम के आसपास वो पैसा यहाँ से लेके जाता है। बाद में जाटों के द्वारा उसको लूट लिया जाता है, खोखर जाटों के द्वारा वापस जाते समय। फिर इन खोखर जाटों से बदला लेने के लिए फिर से वो 1027 ईस्वी में अपना 17वां आक्रमण करता है मुल्तान में। जिन जाटों ने उनको लूटा उनसे बदला तो लेना है ना भाई, तो बदला लेने के लिए फिर 1027 में वापस आता है, मुल्तान में अटैक करता है। लेकिन अटैक के बाद
घायल वायल हो जाता है, उसी के बीच 1030 में उसकी मृत्यु हो जाती है। तो गजनवी के बारे में इतना पढ़ा हमने। अब गजनवी के बाद क्या हो रहा है शासन में कि उसके बाद सत्ता में आपके आते हैं महमूद गौरी। इतना क्लियर था। अल्पतगीन ने स्थापना की गजनी वंश की। अल्पतगीन के बाद सुबुक्तगीन शासक बना। सुबुक्तगीन का बेटा है फिर महमूद गजनवी। गजनवी भारत में आक्रमण करता है 1001 में आपके हिंदुशाही राजा जयपाल के ऊपर। फिर आपके थानेश्वर में 1019 से 20 के बीच में करता है चंदेल शासक। फिर आपके 1025 में आपका सोमनाथ पे कर रहे हैं, 16वें नंबर का आक्रमण है। फिर 1027 में वो 17वें नंबर का आक्रमण करते हो, 1030 में मर जाते हैं। इतना याद रखिए गौरी के बारे में, सॉरी गजनवी के बारे में। और मोहम्मद बिन कासिम तो पता ही है, जजिया शुरू किया था भारत में, और पहला तुर्की अरबी आक्रमण हो गया। अब इन दोनों कहानियों के बाद आपके आते हैं पिक्चर में गौरी, जो हम आगे की कहानी से लिंकअप करेंगे। गौरी से किस तरीके से कुतुबुद्दीन ऐबक आए, और ऐबक के बाद फिर आपके इल्तुतमिश है, रजिया है, बलवन है, फिर कहानी शुरू हो जाएगी। फिर आपकी जानी पहचानी कहानी स्टार्ट हो जाएगी। इल्तुतमिश तो सभी जानते होंगे ना भाई। तो इसके बाद क्या आते हैं आपके सत्ता में गौरी जी आते हैं। 1177 में वो गजनी के शासक बनते हैं। 1173 में शासक बनने के बाद वो 1175 में मुल्तान पे पहला आक्रमण करते हैं भारत में। तो पूछा जाता है कि गौरी का भारत में पहला आक्रमण कौन सा था? गौरी का, महमूद गौरी का या मोहम्मद गौरी का पहला आक्रमण भारत में माना जाता है आपका मुल्तान पे प्रथम आक्रमण किया। ठीक है, इसके बाकी आक्रमणों के बारे में जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये 3 आक्रमण वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इतिहास में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 1191 में उसका युद्ध किससे होता है भाई? तराइन। सबको याद होना चाहिए तराइन का प्रथम युद्ध। किस किस के बीच में हो रहा है ये? पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान तृतीय हैं ये, थर्ड, और गौरी के बीच में। ठीक है, अगर आपने पृथ्वीराज चौहान की पिक्चर देखी होगी अभी नई वाली, तो देखा होगा किस तरीके से तराइन के युद्ध में गौरी को पृथ्वीराज चौहान के द्वारा हरा दिया जाता है, लेकिन उसको मृत्यु दंड नहीं देते। यहीं पे उनसे गलती हो जाती है। फिर बाद में 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध होता है, का सेकंड युद्ध। इसमें भी इन्हीं दोनों के बीच में होता है। तो कौन हारता है? पृथ्वीराज की हार होती है, पृथ्वी की पराजय। पहले वाले में कौन हारता है? गौरी हारता है, गौरी की पराजय। ये इंपॉर्टेंट चीज है थोड़ी सी। पहले वाले तराइन का युद्ध पूछा जाता है आपसे एग्जाम में कि तराइन का प्रथम युद्ध किसके बीच में हुआ? पृथ्वीराज चौहान तृतीय और आपके मोहम्मद गौरी के बीच में, जिसमें गौरी हार जाता है। दूसरे वाले में पूछा गया है कि दूसरी युद्ध किसके बीच में हुआ? पृथ्वीराज चौहान और गौरी के बीच में, जिसमें गौरी जीतता है, पृथ्वीराज चौहान हार जाता है। इनको बंदी बना के वो अफगानिस्तान वाले एरिया में ले जाते हैं। कहा जाता है कि इनके प्रिय मित्र थे या कवि भी थे, दरबारी कवि पृथ्वीराज रासो, जिन्होंने लिखी, क्या नाम है उनका? चंद्रवरदाई, चंद्रवरदाई। चंद्रवरदाई भी इनके साथ जाते, इनकी रचना है पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो। इसमें उन्होंने पृथ्वीराज के बारे में बताया किस तरीके से तराइन के युद्ध में वो हार जीतते हैं, और द्वितीय युद्ध में जो कुछ गलतियां हो जाती हैं जिनकी वजह से वो अपने दुश्मन को कमजोर समझने की भूल करते हैं और खुद हार जाते हैं। फिर पीछे पीछे जाते हैं, उनको बंदी बना लिया जाता है। कहा जाता है कि पृथ्वीराज चंद्रवरदाई ने कविता, एक दोहा सुनाया। दोहे के आधार पर उन्होंने एक शब्दभेदी बाण के द्वारा गौरी को घायल कर दिया। एक लाइन है, याद नहीं आ रहा, कुछ अंगुल 24 अंगुल 8 अष्ट प्रधान, इतने ऊपर सुल्तान है, मत चूको चौहान, इस टाइप की लाइनिंग एग्जैक्ट याद नहीं है। तो बोला जाता है कि एक कविता के दोहे के द्वारा ही चंद्रवरदाई उनको संकेत देते हैं कि कितनी ऊंचाई पे आप खड़े हैं, उतनी ऊंचाई पे सुल्तान बैठा है, और उस दूरी को नाप के पृथ्वीराज चौहान आंख अंधे हैं, बाढ़ चलाते हैं और उससे वो घायल हो जाता है। बाद में उसकी मृत्यु होती है। एक तथ्य ये है कि इस बाढ़ के द्वारा मर गया। कहीं अलग तथ्य मिलता है कि 1206 में खोखरों से युद्ध होते टाइम गौरी मर गया। एक अलग अलग
धारणा है, लेकिन एक पॉइंट ये भी निकलता है कि पृथ्वीराज रासो में चंद्रवरदाई के द्वारा बताया कि उसकी एक कविता के द्वारा दूरी का मापन बताते हुए उन्होंने पृथ्वीराज चौहान ने शब्दवेदी बाण से गौरी को मारा। ठीक है, ये याद रखेंगे। इसके बाद 1194 में एक युद्ध होता है चंदावर का, चंदावर या चंद्रावर का युद्ध होता है। ये किसके बीच में होता है? जयचंद और गौरी के बीच में। बोला जाता है ये जयचंद्र कौन थे? वही हैं पृथ्वीराज चौहान के मौसी के बेटे या मामा बोले जाते हैं, ये होते हैं। ये इनके खिलाफ ही जयचंद्र ही पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ गौरी को भड़काते हैं और गौरी से अटैक करने को बोलते हैं। बोला जाता है जयचंद्र की ही बेटी थी संयुक्ता। पृथ्वीराज चौहान और संयुक्ता की प्रेम कहानी तो सबको ही पता होगी, किस तरीके से उनको उठा के ले गए स्वयंवर से, उनका विवाह उन्होंने अपहरण करके शादी की, वो एक अलग कहानी है। तो उस कहानी में आपने पढ़ा कि जयचंद्र की ही बेटी थी संयुक्ता, और जयचंद गौरी को पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ भड़काते हैं। फिर जब गौरी उनका नहीं हुआ तो तुम्हारा क्या होगा? फिर गौरी खुद जयचंद को पराजित करके चंदावर को भी जीत लेता है। ये कहानी हुई। इसके बाद की कहानी क्या है कि कुछ प्रमुख क्या हुआ, जो गौरी था फिर बाद में चला गया, तो उसके कुछ गुलाम थे। पहले क्या होता था, इनके बच्चे नहीं होते थे तो ये गुलामों को ही अपनी सत्ता सौंप देते थे। इनके अंदर वो वाली भावना नहीं थी कि मेरा बेटा ही राजा है, अगर है तो ठीक है, नहीं तो वो अपने गुलामों, योग्य गुलाम को ही सत्ता सौंप के चले जाते थे। तो इसके कहा जाता है गौरी के 4 गुलाम थे। पहला था कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा है यलदौज, तीसरा है कुबाचा, चौथा है बख्तियार खिलजी। तो आपको बोला जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को उसने लाहौर और दिल्ली का एरिया दिया। पूछा जाता है किस एरिया में नियंत्रण था कुतुबुद्दीन ऐबक का? लाहौर और दिल्ली में। यलदौज वाला प्रांत उसने गजनवी को दिया, यलदौज को गजनी का प्रांत दे दिया। कुबाचा को कच्छ और सिंध का एरिया दे दिया। और बख्तियार खिलजी था एक उसका गुलाम, जिसको उसने बंगाल और उड़ीसा दे दिया। बोला जाता है कि बख्तियार ने फिर बंगाल बिहार पे हमला करके किस तरीके से वहाँ की नालंदा विश्वविद्यालय को, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का तहस-नहस कर दिया। तो बंगाल में विक्रमशिला विश्वविद्यालय था, उसको तहस-नहस किया और लूट खसोट मचाई, मंदिरों को तोड़ता हुआ चला गया। ये सब कहानी है। फिर अब जो हम लोग अब स्टार्ट करेंगे अगली क्लास में कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में, जिसने लाहौर में सत्ता स्थापित की, फिर दिल्ली स्थानांतरित की, जो इल्तुतमिश के द्वारा उसको दिल्ली को राजधानी बनाया गया था। इसके द्वारा आपकी गुलाम वंश की शुरुआत होगी, गुलाम वंश।